Hello students, today we are going to start this new subject GS पेपर 3 इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं हम लोग। तो इकोनॉमिक्स पेपर के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा और कैसे पढ़ना है, वी विल बी ब्रीफिंग यू अबाउट दिस, जिसमें फर्स्ट थिंग इज जीएस जीएस पेपर 3। इसमें मेनली आपको मैक्रो को ही पढ़ना है। देर आर टू थिंग्स, मैक्रो एंड माइक्रो। एनसीईआरटी में आप देखोगे, एनसीईआरटी की बुक में मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आर देयर, बट मेनली आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली सर्टेन चैप्टर्स यू विल हैव टू रीड, those chapters we will be telling you, and you can also leave completely microeconomics को completely छोड़ भी सकते हो, that's not the issue. So NCERT books book you will have to follow along with the current affairs बहुत important है, because most of the questions which will be asked in this examination will be dynamic in nature, and many of the things which are dynamically being changed, and after the corona, post corona also many of the economies will change its position, and काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे। इवन डेवलप्ड इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा। सो दैट लेट्स सी। और इसके अलावा आपको देखना है इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, विच विल बी देयर ऑन फैब्रुअरी। जिस ईयर में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, दैट ईयर यू विल हैव टू गो थ्रू दिस इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में मेनली इंट्रो एंड कंक्लूजन, अगर उतना भी कर लोगे तो काफ़ी होगा, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ठीक है ना, इकोनॉमिक सर्वे का, दैट ईयर का। बजट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप नॉर्मली क्या पढ़ते हो कि किस में अलोकेशन हुआ, बट हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि क्यों अलोकेशन हुआ, है ना भाई, इतना अमाउंट हम लोग का अलोकेशन क्यों हुआ, इतना अमाउंट। सो इट मीन्स अगर हम लोग बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट किसी पर्टिकुलर सपोज हेल्थ सेक्टर पे डाल रहे हैं, सो ये अपने जीडीपी का कितना परसेंट है, दैट मैटर्स टू अस फॉर द बजट, ठीक है ना। और कुछ अगर कोई नए स्कीम्स आते हैं तो वो हमारे न्यूज़ में रहेंगी, पर अनटिल अनलेस वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, दोज विल नॉट बी इन द एग्जामिनेशंस। तो ये हुआ आपका। इसके अलावा आप रमेश सिंह एज ए रेफरेंस बुक के लिए आप स्टार्ट करोगे, रमेश सिंह की बुक, फाइन, रमेश सिंह की बुक आपको पढ़नी है। इसमें से सारा चीज नहीं पढ़ना है, यस, बट एक कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। देखो, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स है ना, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स, ये तीनों आपको कंसेप्ट डेवलपमेंट पे है। दैट्स वाई आपको थोड़ा ना थोड़ा बुक्स इसमें पढ़ना पड़ेगा। कंपाइल्ड वर्जन उतना काम नहीं करेगा इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए रमेश सिंह की फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर सकते हो, एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन फॉलो अवर स्लाइड्स एंड द मटेरियल्स विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन ले लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द हाउ सोसाइटी यूज द scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people. So यहाँ पे दो चीजें हैं, scarce resources हैं, है ना। थ्रू आउट द अर्थ में रिसोर्स स्कार्स है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। अब पॉपुलेशन ज्यादा है, स्कार्स रिसोर्सेज को यूज करना है, कैसे करना है? और पर्टिकुलरली इंडिया में तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्स की स्कार्सिटी उतना नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कम है, तो इसलिए रिसोर्स की स्कार्सिटी हमारे पास थोड़ा सा हो जाती है, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। सो स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना, आपके घर में भी, हाउस होल्ड में इकोनॉमिक्स चलता है, आप अपने लेवल पे हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करते हैं, तो ये सारी चीजें एक्चुअल में किसी भी फैमिली, किसी हाउस होल्ड के लिए, किसी बिजनेस को रन करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है कि विथ लिमिटेड बजट, कितने लिमिटेड पैसे में आप कैसे किसी चीज को मैनेज करें, है ना, और वो भी वैल्यूएबल होगा, ऐसे जगह पे डाले जहां पे आपको उसका आउटपुट निकले। एंड गवर्नमेंट में अगर काम करते हैं तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे फंक्शन किया जाए डिफरेंट पीपल के बीच में, जिसको नीडी है उनको कैसे दिया जाए, ठीक है ना। तो these are the things. Economics is the study how individual, firm, governments and other organization within our society makes choices and how these choices determine society's use of its resources. देखो क्या है कि आपके पास पैसे हैं, आप अपने चॉइस कैसे लेते हो, चॉइस आप कैसे है, जैसे एडम स्मिथ ने बोला था कि इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस ऑफ वेल्थ मतलब इसमें लॉज ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज सारा वर्क करता है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही डिपेंड करेगा कि आपका आउटपुट कितना होगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इट इज अ लॉजिक, है ना, इट इज अ लॉजिक विच इज अप्लाइड टू एनी प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व्स स्कार्सिटी। अगर आपके पास वेपन भी कम है, आपको चाइना से लड़ना है, तो कैसे करना है, और कैसे चॉइस, क्या व्हाट विल बी द ऑप्टिमम चॉइस।
सो इकोनॉमिक्स वी कैन ऑल्सो से सोशल साइंस ऑल्सो। देखो हम लोग कितना डायमेंशन दे रहे हैं। इट इज ऑल्सो ए सोशल साइंस ऑल्सो दैट स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज जिसको ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज जो उसके नीड्स और वांट्स के बीच में कंप्रोमाइज करवाता है। ठीक है ना, देखो कितना अच्छा डेफिनेशन है। अच्छे से मैं अगर बताऊं, सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज विच इज एम्ड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ द ह्यूमन। ठीक है ना, दैट्स द डेफिनेशन, दैट्स आवर अंडरस्टैंडिंग इज। ठीक है ना। सो अर्लियर ऑल द इकोनॉमिक्स वाज मतलब हर का फोकस था वेल्थ पे, है ना, वेल्थ जनरेशन पे सारे इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग में 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी। बट लेटर ऑन दिस वेल्थ हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वेलफेयर में कन्वर्ट हो गया। एंड यही जो ट्रेड ऑफ होता है ना, कितना वेल्थ पे देना है, कितना वेलफेयर पे देना है। जैसे आप भी अपने यहाँ, आपके पास जितना लिमिटेड बजट होता है, कुछ आप हैप्पीनेस में डालते हो, जैसे अपने वेलफेयर के लिए या अपने मेडिकल इंश्योरेंस के लिए डालते हो, है ना, फ्यूचर के पेंशन के लिए डालते हो, एंड कुछ आप प्रेजेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, कंजम्पशन के लिए, केएफसी में, डोमिनोज में, इसके लिए डालते हो। सो इट इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन, है ना, ये आप वेल्थ जनरेट करना है एंड कितना आपको अपने एक्टिविटी जो फ्यूचर के लिए है उसको लगाना है, मतलब वेलफेयर में, वेल्थ एंड वेलफेयर दोनों चीजों में। कुछ लोग गोल्ड पे ही पूरा फोकस कर देते हैं, मतलब उन लोग वेलफेयर को छोड़ के सिर्फ वेल्थ पे थ्रू आउट देयर लाइफस्टाइल वो हमेशा से वेल्थ जनरेशन पे ही लग जाते हैं। और वही चीज कंट्री के साथ था, सारे कंट्रीज का यही काम था कि हमेशा से वेल्थ जनरेशन में लगे रहते थे। तो ये चीज होता है ऐसे में कि जब भी हम लोग एक बेनिफिट को पकड़ते हैं, जैसे हम लोग सपोज वेल्थ एंड वेलफेयर में वेल्थ को हम लोग चूज करते हैं, तो ये कंप्रोमाइज हो जाता है वेलफेयर के थ्रू। क्या होता है, अगर वेलफेयर होता तो सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि साइंटिफिक टेम्पर के हो सकते थे। वेलफेयर में आपने एजुकेशन सिस्टम लगाया, आपने एक अच्छा इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश किया, तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम आपने स्टेब्लिश किया जिससे बहुत सारे सीड्स को जर्मिनेशन होने के लिए बेनिफिट मिल सकता था। सो वेलफेयर इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी कैन से। मतलब जब भी हम लोग वेल्थ एंड वेलफेयर के बीच में ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इन्वॉल्व। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जब भी आप एक को चूज करते हैं, दूसरे का अपॉर्चुनिटी, है ना, छोड़ने का जो कॉस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा भी था, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस थे, तो इससे आपको समझ आ गया। फाइन। सो व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर देयर, जिसमें क्या क्या चीजें आपको इन्वॉल्व होती है। वन इज द प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, लाइवलीहुड हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, वेज एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिस पे आप लगे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, आप जैसे पोस्ट 30 एज में आप यही इसी काम में लगे रहोगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हम लोग बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी और कभी बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी के साथ हमेशा से रीजन अटैच होता है और इकोनॉमिक्स के हमेशा से थ्योरी अटैच होता है। सो वन इज द थ्योरी एंड सेकंड वन इज द प्रैक्टिस। इकोनॉमी इज द प्रैक्टिस। इकोनॉमिक्स इज द डिसिप्लिन स्टडीइंग इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड थ्योरीज ऑफ द मार्केट, एम्प्लॉयमेंट, दिस ऑल द थिंग्स कम्स अंडर दिस इकोनॉमिक्स। फाइन। एंड इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमिक्स जब प्रैक्टिकल पे काम करता रहता है, इकोनॉमिक्स जब लेबोरेटरी पे है या किसी सर्टेन रीजन्स पे काम कर रहा है, दैट इज इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमीज, वी से डेवलप्ड इकोनॉमीज मींस इकोनॉमीज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। फाइन। सो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द इकोनॉमीज, व्हाट आर द चैलेंजेस। देखो हमारे पास इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं, दो टाइप के चैलेंजेस हैं, दोनों टाइप के। एक तो क्या है, हेल्थ के हिसाब से भी चैलेंजेस है, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी चैलेंजेस हैं। ठीक है, दोनों के हिसाब से चैलेंजेस है। आपको दोनों पे खर्चा करना है, मतलब आपको इकोनॉमी भी ग्रो करवाना है एज वेल एज आपको डेवलपमेंट पे भी डालना है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज पे आपको ट्रेड ऑफ करना है। तो आपका किसी भी कंट्री का क्या पर्पस रहता है कि टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। पहला तो बेसिक नीड को फुलफिल करो, सारे गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बेटरमेंट फॉर द सिटीजन्स वेलबींग के लिए होता है और उनके सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है, जैसे पुलिस वगैरह या एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये सारा चीज प्रोवाइड करना, इट इज द जॉब ऑफ द इकोनॉमीज। एंड इट इज, प्रॉब्लम क्या होता है किसी भी इकोनॉमी के साथ, जैसे ही वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एक और प्रॉब्लम अराइज कर जाता है। क्यों, हम लोग का नीड चेंज होता रहता है और डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस एंड टाइम हमारे नीड्स हमेशा से चेंज होते रहते हैं। एट द सेम टाइम इकोनॉमी अचीव सक्सेस इन द सप्लाइंग टू इट्स पॉपुलेशन न्यू डिमांड्स ऑफ हायर ऑर्डर इज क्रिएटेड। अभी हम लोगों ने कूलर ही बनाना चालू किया था कि अब एसी की डिमांड आ गई, हम लोग ने साइकिल बनाना चालू किया था कि बाइक की नीड आ गई। सो इट
ऑलवेज हैपन्स, है ना। और वो अब लेटर ऑन बेसिक नीड आ जाता है, जैसे क्या इंटरनेट कनेक्शन। अब एक प्रकार से अब अगर लॉकडाउन की कंडीशन में इंटरनेट एक बेसिक नीड में आ गया, बस सडनली ये बहुत ज्यादा राइज कर गया एक डिमांड, तो आप पुराने को फुलफिल कर ही नहीं पाए हो कि एक और के लिए आपको प्रिपेयर होना है। सो यू विल हैव टू फोकस ऑन अदर्स एट द सेम टाइम, यू विल हैव टू सॉल्व द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। ये एक प्रॉब्लम है। सो देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द चैलेंजेस, मेकिंग अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाइंग नेटवर्क। देखो पहला चीज है आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, मार्केट तक लाना, और ले तो आए अब उसके बाद सबको हर एक हाउस होल्ड को पहुंचाना, है ना। ये दोनों चैलेंज है। हाउस होल्ड तक पहुंचाना मतलब दो चीजें हैं, या तो एक पॉइंट बना दो जहां पे वो लोग आए और उनको पता रहे कि यहां पे मिलेगा, एक चीज हुआ, या तो आप उनके घर पे जाके पहुंचाए, मतलब सप्लाई नेटवर्क को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जो मॉनसून सीजन में जो प्राइस राइज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द सप्लाई नेटवर्क। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि जो सब्जियों का प्राइस जो बढ़ता है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज नॉट अवेलेबल, मीन्स प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं रहता नॉर्मली, किसका प्रॉब्लम रहता है, सप्लाई का प्रॉब्लम होता है, बिकॉज सप्लाई हैज बीन डिसरप्टेड, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई हियर योर मेन प्रॉब्लम इज देयर। देखो क्या है, वैसे ही मैंने बोला ना, पॉलिसी में प्रॉब्लम नहीं होता, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होता है। तो आप भी जब रहोगे तो डीएम बनोगे तो सप्लाई नेटवर्क पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सप्लाई नेटवर्क में कोल्ड स्टोरेज भी आता है, और कोल्ड स्टोरेज को आपको कॉस्ट लगता है, एंड कॉस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी से मांगोगे बहुत डिफिकल्ट होगा कि आपको इजीली फंड मिल जाए, ठीक है ना। तो कोल्ड स्टोरेज ताकि क्या है आप बफर्स बना सको, बफर स्टॉक्स बना सको, है ना। और पर्टिकुलरली किसका, पेरिशेबल आइटम का, ठीक है ना, पेरिशेबल आइटम्स। तो यही एक प्रॉब्लम है, जैसे टोमेटो का प्राइस सडनली राइज करता है क्योंकि दिस इज पेरिशेबल आइटम, फ्रूट्स 30% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यूरिंग देयर ट्रांसपोर्टेशन टाइम, ठीक है ना। उसको आपको काउंटर करना है। सो बचपन से पढ़ते आए हो, देर आर द 4 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं, या तो ब्रीफ में बता देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। सो जब भी आपको बिजनेस लगाना है तो आपको क्या चाहिए, पहले लैंड लेना चाहिए, है ना। कहाँ पे बिजनेस लगाओगे, सो लैंड में ये सारी चीजें आती है। देखो वाटर, फार्मिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, कोल। देखो जब जमशेद जी टाटा, है ना, जमशेद जी टाटा जब जमशेदपुर में लगाए होंगे टाटा स्टील, तो उस समय ना इलेक्ट्रिसिटी होगा, ना रोड्स होगा, ना कोल के अरेंजमेंट होगा, ना ट्रेन होंगे, मीन्स इवन द ह्यूमन जो है वो स्किल्ड नहीं होंगे। सो लैंड वाला जो पार्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज का जो लैंड, एग्जैक्टली लैंड नहीं बोला जा रहा है, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग लैंड, इकोनॉमिक टर्म में लैंड मतलब हर एक वो फैसिलिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्टेब्लिशिंग एन इंडस्ट्री। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इंडिया में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग किसी को लैंड ही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक मेजर हर्डल है, ठीक है ना। और सेकंड हर्डल क्या है, लेबर रिफॉर्म। हम लोग अभी तक ये दोनों चीज पे ही नहीं आ पाए हैं, हम लोग जीएसटी पे आए हैं, पर 3 मेजर रिफॉर्म्स विच आर रिक्वायर्ड टू ग्रो आवर इकोनॉमी इज द जीएसटी रिफॉर्म विच वाज रिक्वायर्ड एंड इट हैज बीन डन, सेकंड इज द लेबर रिफॉर्म, एंड थर्ड इज द लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये तीनों चीज को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम इकोनॉमी काफी अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो लैंड एक्विजिशन अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया, लेबर प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया, हायर एंड फायर का सिस्टम नहीं बन पाया, बहुत पुराना लेबर का लॉ बना हुआ है, बट सीपीएम अपोज करती है, और सीपीएम जिस चीज को सपोर्ट करती है उसको बीजेपी अपोज करती है, तो दैट्स द थिंग हियर। सो आपको लेबर चाहिए, लेबर के साथ उसमें स्किल भी चाहिए, पर लेबर में जब स्किल की बात करते हैं तो हम लोग उसको कैपिटल में ले आते हैं, क्योंकि जब भी लेबर को स्किल आपको देना पड़े, ट्रेनिंग देना पड़े, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। सो हियर देखो जब स्किल आ गया तो मतलब इट विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग द गुड्स, है ना। किसी को भी अगर आपको स्किल आ गया, वीडियो एडिटिंग का स्किल आ गया, तो आप हमेशा से वीडियो एडिटिंग कर पाओगे। सो दैट इज द एसेट। और जब भी एसेट आता है तो दैट इज द कैपिटल। कैपिटल में क्या होता है, नॉट ओनली दिस मनी, बिल्डिंग, मशीन्स, कंप्यूटर, नॉलेज, स्किल्स, एवरीथिंग, मतलब जो या तो जो मशीनरीज होते हैं जिससे हमेशा से प्रोडक्शन आता रहता है, वो भी आपके कैपिटल में आते हैं। स्किल्स भी जो कैपिटल में आते हैं विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन। एंड एंटरप्रेन्योर इसका काम क्या है, इसको कनेक्ट करना, इसको कनेक्ट करना, और ये सबको अरेंज करके एक्चुअल में प्रॉफिट लेके जाना, ये काम है एंटरप्रेन्योर का। आइडिया एंटरप्रेन्योर का होता है, एंड हाउ इट विल कंबाइन एंड हाउ ये जुगाड़ कैसे करेगा ये तीनों चीजों का, दैट डिपेंड्स अपॉन हिज स्किल्स, एंटरप्रेन्योर्स स्किल्स, ठीक है ना। सो दैट्स द थिंग, द 4 बेसिक थिंग्स हम लोग समझ गए हैं। इकोनॉमिक्स के वैसे 2 ब्रांचेस होते हैं, वन इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। हमेशा से जानते आए होंगे कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स।
ठीक है। ये माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस बेसिक क्या होता होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में नॉर्मली क्या है, एक इंडिविजुअल या कंज्यूमर का बिहेवियर को देखा जाता है। जैसे क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आप एज ए इंडिविजुअल आप क्या डिसीजन लेते हैं, एक हाउस होल्ड कैसे डिसीजन लेता है, एक बिजनेस एंटिटी कैसे डिसीजन लेता है, इसका इफेक्ट को माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखा जाता है, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एक्टर्स विच कैन से। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें नॉर्मली वी talk about the national income, employment, poverty, balance of payment, inflation. These comes under the macroeconomics. ठीक है ना? दोनों वैसे अटैच होते हैं क्योंकि ये माइक्रो लेवल पे काम करता रहता है, और इनका अगर जनरलाइज बिहेवियर को देखा जाए तो वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना? वैसे कुछ जगह मेजो इकोनॉमिक्स भी बीच में आते हैं, जिसको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अरेंजमेंट जो किया जाता है, जो ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, दैट इज मेजो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स कितना स्टील कंजम्पशन होता है, कितना कार का यूज करते हैं, कितना कंज्यूमर किसी डिटर्जेंट कितना लेते हैं, ये सारा चीज माइक्रो में आता है। मैक्रो में बता दिया आपको, इन्फ्लेशन वगैरह सारा चीज आते हैं। ठीक है ना? तो जो केनिस जो फ्यूचर में आपने बात करेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द जो थ्योरिस्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। वैसे क्या था कि हमारे जो जितने मॉडल्स थे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के हर एक गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे मॉडल्स है, स्टेट मॉडल्स, मार्केट मॉडल्स, स्टेट मार्केट मिक्स मॉडल्स। सो देयर आर मल्टीपल मॉडल्स विच आर देयर इन द कंट्री। और बहुत सारे कंट्रीज में जो चाइल्ड है ना एंड ओल्ड, इनको हमेशा से ना कॉस्ट समझा जाता था किसी भी बेनिफिट के लिए। तो मतलब वेल्थ को वेलफेयर के कंपैरिजन में इसको ज्यादा माना जाता था। मतलब ह्यूमन वॉज सेकेंडरी। ठीक है ना? ह्यूमन को सेकेंडरी उन्होंने बना दिया देखा था। और क्योंकि ये लोग ये जो चाइल्ड एंड ओल्ड, इनको क्या है, ये कॉस्ट है फ्यूचर के लिए और ये डिपेंडेंट होंगे, इसलिए क्या होता है, इनको हमेशा से एक लायबिलिटी टाइप से समझा जाता था। पर लेटर ऑन क्या हुआ कि वेलफेयर डोमिनेंट रोल कर दिया, क्योंकि ऐसे में पैसिवनेस आ जाएगी। अगर सब चीज मनी हो जाएगा तो फिर सारा पैसिवनेस आ जाएगा, इजंट इट? तो इसलिए हमारे डिस्कशन में वेल्थ विल बी प्लेस्ड अबव द लाइफ 1800 सेंचुरी तक। और लेटर ऑन देखोगे 1800 या 1850 के पोस्ट में आप देखोगे, सो वेलफेयर धीरे से मेन पिक्चर पे आता है, और प्रेजेंटली अभी वेलफेयर पे ही चल रहा है। सो आई हैव टोल्ड यू 3 काइंड्स ऑफ मॉडल, स्टेट, मार्केट एंड स्टेट मार्केट मिक्स। हम लोग वन बाय वन देखते हैं व्हाट आर दिस मॉडल्स। सो स्टेट मॉडल में स्टेट का सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने का, रिक्वायर्ड बाय द पॉपुलेशन विथ नो पेमेंट बीइंग डन बाय कंज्यूमर, जैसे सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना का। ठीक है ना? मतलब स्टेट सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, दैट इज स्टेट मॉडल। सेकंड वन इज द मार्केट मॉडल। मार्केट मॉडल में क्या है, इट फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म। प्राइसेस आर डिटरमाइंड इन द ओपन मार्केट, जो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, और डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगा। और ये मॉडल पे काम करते थे यूरोप एंड अमेरिका। ठीक है ना? और इसमें क्या है, ये जो मार्केट डिसाइड कर लेता था तब डिस्ट्रीब्यूशन होता था, जबकि इससे पहले में डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही हो जाएगा और मार्केट गवर्नमेंट डिसाइड कर रहे थे, प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर रहे थे। ठीक है? सेकंड थर्ड जो है स्टेट मार्केट मिक्स, गुड्स एंड सर्विसेज विच माइट बी made available to the population freely or at the subsidized price by the state। मतलब subsidized मतलब कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट इसमें इंटरवेन करेगी, मार्केट फ्री नहीं रहेगा। some might be supplied by the market, और कुछ कंज्यूमर नीड टू पे, कुछ को कंज्यूमर को पैसे देना पड़ेगा और कुछ को गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करेगी। जैसे अभी भी देखोगे चावल दाल कुछ बेसिक चीजें गवर्नमेंट फ्री में राशन प्रोवाइड करती है, और रिमेनिंग के लिए आप डिटर्जेंट वगैरह सारे चीजों के लिए आपको खरीदना पड़ता है ना? तो ये चीजें हैं स्टेट मार्केट मिक्स में। ठीक ना? सो ऑर्गेनाइजिंग, जब इकोनॉमी को हम लोग ऑर्गेनाइज करें तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में 1776 के बीच में। 1773 में हमारे यहाँ इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1776 में एडम स्मिथ ने, जिसको बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस में इन्होंने बात किया था कि किस तरीके से सारे कंट्रीज या गवर्नमेंट किस तरीके से वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, और यही बेसिस बना क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, है ना? इट हैज रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट को वो चाहते थे कि गवर्नमेंट फ्री छोड़ दे ऑल द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को, और वो लोग अपने हिसाब से काम करें। इसमें इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लेबर का डिविजन एंड जिसको बोला जाता है लेसेस फेयर, मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, ये दो चीजें मेजर फैक्टर थी। ठीक है ना? हम लोग सबको कंपैरिजन कर लेंगे, पर आपको दो चीजें याद रखनी है कि एक तो लेसेस फेयर है,
जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा फेमस जो वर्ड है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस नहीं करना गवर्नमेंट का, है ना। मतलब मार्केट, आप बिजनेस हो, आपको गवर्नमेंट किसी तरीके से हर्ट नहीं करेगी, आप अपने हिसाब से एफिशिएंट हो और सफिशिएंट हो, है ना। आपके लॉस में भी नहीं आएगी गवर्नमेंट, आपके प्रॉफिट में भी नहीं रहेगी, ठीक है ना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट फोर्सेस price mechanism will bring a state of equilibrium in the economy and a great and a general well-being for the countrymen. देखो क्या होता है इनविजिबल मार्केट फोर्सेस, मतलब क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिकली मार्केट रेगुलेट करता है अपने आप को, है ना। कि जब अगर आप देखोगे कि किसी एक पर्टिकुलर चीज का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड कम होगा तो प्राइस फिर से कम हो जाएगा। सो ये ऑटोमेटिकली रेगुलेट होता है, ठीक है ना। जैसे ही लोगों का पेइंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, लोग अपने से हिसाब से प्राइस कम कर देंगे, प्राइस कम करेंगे तो फिर से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड फिर से बढ़ेगा तो फिर से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से मैकेनिज्म ऑपरेट करता है। तो बोला जाता है एक इनविजिबल हैंड काम करता है। हाँ, गवर्नमेंट जस्ट बैक साइड में रहती है, गवर्नमेंट बस देखते रहती है कि सारा चीज फेयर काम कर रहा है कि नहीं, बस इतना ही है ना। सो यहाँ पे ऐसे मार्केट में कंपटीशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि और कंपटीशन होता भी है, तभी तो है ना, मल्टीपल फॉर्म्स रहेंगे तभी तो एक अच्छा मीन्स, अगर सारे लोग एक ही टाइप का प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे तभी तो ये डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म आएगा, और तभी तो ऑटोमेटिकली रेगुलेशन आएगा। कंपटीशन होगा, लोग खुद से प्राइस कम करेंगे ताकि वो मार्केट में एंटर कर सके। तो ये कंपटीशन होता है तो बहुत अच्छे से काम करता है, और तभी वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट भी होता है, ठीक है ना। बट कंपटीशन यहाँ पे कार्टेलाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। कार्टेलाइजेशन मतलब सारे अगर लोग मिलकर अगर डिसाइड कर लिए कि हम लोग अब 1 GB डेटा 500 रुपए में देंगे, तो हर किसी को मानना पड़ेगा। इस कंडीशन में गवर्नमेंट को थोड़ा सा पिक्चर में आना पड़ता है, ठीक है ना। प्राइस मैकेनिज्म मतलब किसी तरीके से उसको ये रेगुलेट करना पड़ता है। तो ये चीज हुआ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। पर देखो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट खुद से प्रोडक्शन नहीं कर रही है। यू शुड टेक केयर ऑफ दिस। गवर्नमेंट खुद प्रोडक्शन नहीं कर रही है, प्रोडक्शन इन्हीं लोग कर रहे हैं, बट बैक साइड में वो बस वेट एंड वॉच टाइप से सिचुएशन में ही है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फ्री, ठीक है ना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो 1800 सेंचुरी में काफी तरीके से अच्छे तरीके से स्टेब्लिश हो गया था। इसी को डिफरेंट नाम से सब जानते थे, कुछ जगह प्राइवेट इकोनॉमिक्स, एंटरप्राइज सिस्टम, फ्री इकोनॉमिक्स, फ्री एंटरप्राइज सिस्टम, मार्केट इकोनॉमिक्स। यूरोपियन मार्केट में एंड यूएस में, है ना, ये दोनों जगह पे काफी ज्यादा ये पॉपुलर हुआ। एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, एट व्हाट प्राइस टू सेल, फॉर whom to produce, this decision will be taken up by private enterprises. इसमें क्या होता है कि मार्केट ऑटोमेटिकली वो चीज प्रोड्यूस करेगा, ये हम लोग सोचते हैं मार्केट ऑटोमेटिकली सारा चीजों को प्रोड्यूस करेगा। बट देखो यहाँ पे यही एक प्रॉब्लम आ जाता है, क्या मार्केट आपके सारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए रेडी रहता है। सपोज मार्केट आपको अभी मास्क बनाना चाहेगा, है ना, पर वो तो अपॉर्चुनिटी देखेगा और इसमें 500 रुपए करके प्राइस बेचेगा, वही N95 वाला मास्क को, ठीक है ना। वो तो इसी में अपॉर्चुनिटी देखेगा क्योंकि डिमांड बहुत जाता है। सेम चीज सैनिटाइजर के साथ होगा, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है, वो उसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और उसी समय प्राइस को, जो प्राइस कितने प्राइस पे बेचना है ये उनका डिसीजन होता है। इसलिए एक प्रॉब्लम होता है इस मार्केट इकोनॉमी में, या लेसेस फेयर जो इकोनॉमी बोला जाता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस इज डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर प्रेफरेंस। जैसे ही आपका डिमांड किसी चीज के लिए बढ़ा, जैसे सैनिटाइजर के लिए बढ़ा, तो ऑटोमेटिकली वही चीज प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। कई बार डिमांड भी क्रिएट किया जाता है, इंडस्ट्रीज क्या करती है, डिमांड क्रिएट करती है आर्टिफिशियली। जैसे मोबाइल था, टैब का डिमांड क्रिएट किया, लैपटॉप का डिमांड क्रिएट हुआ, डेस्कटॉप का डिमांड क्रिएट हुआ। देखा टैब का डिमांड अननेसेसरी था तो उसको फिर ऑब्सोलेट हो जाए ऑटोमेटिकली। ये डिमांड पहले क्रिएट किया, सब लोग टैब खरीदे, फिर लेटर ऑन समझ आया कि इससे फोन पकड़ना पॉसिबल नहीं है, तो फिर से हायर ये मोबाइल को ही साइज बढ़ा दिए 6.5 इंच का, ताकि क्या है वो दोनों के बीच में ऑप्टिमम साइज आ जाए। तो धीरे से आप देखोगे 5 इंच का जो फोन से आप 6.5 में चले गए, ठीक है ना, पर 6.5 से ऊपर नहीं जा रहे हो। रीजन, बिकॉज इससे ज्यादा आप हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि टैब का एक्सपीरियंस 7 इंच से ऊपर का देख लिया है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई ये ऑप्टिमम साइज बन गया। तो दैट्स वाई ऑटोमेटिकली कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब जैसे डेस्कटॉप से ज्यादा पॉपुलर हो गया लैपटॉप बिकॉज ऑफ द पोर्टेबिलिटी, और आप इजीली कैरी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। सो कुछ डिमांड जो क्रिएट किया जाता है, जैसे टैब को डिमांड क्रिएट किया गया,
बट लेटर ऑन क्या हुआ, कंज्यूमर प्रेफरेंस के थ्रू समझ आया कि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, नाउ वी विल हैव टू स्विच ऑन टू द हायर स्क्रीन, जो बड़े साइज के स्क्रीन के लिए विल हैव टू स्विच ऑन. सो हाउ टू प्रोड्यूस डिटरमाइंड बाय द प्रोड्यूसर्स सीकिंग प्रॉफिट, है ना. ये कैसे प्रोड्यूस करना है जिसमें उनको समझ आता है कि सबसे अच्छा है, मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट जिसमें कम है, जिसमें कम से कम कॉस्टिंग आए, वो चीज प्रोड्यूस करेंगे, कि जिस उस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे. आपको वो हाइजीन और वो ऑर्गेनिक के हिसाब से नहीं देखेंगे, हाँ, बट ऑर्गेनिक अगर डिमांड पे आ जाएगा तब भले प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज वो किसी तरीके से पेस्टिसाइड्स और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू किसी तरीके से वो प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द परचेसिंग पावर. जो प्रोडक्ट इंडिया में बिकते हैं उसको बाहर जगह आप नहीं बेचते, क्योंकि यहाँ पे परचेसिंग पावर रिलेटिवली कम है, बट बाकी जगह पे रिलेटिवली बेटर है. दैट्स वाई ये डिसीजन कौन लेता है, दिस एंड एंटरप्राइजेस. स्टेट इकोनॉमीज या सेंट्रलाइज इकोनॉमी या नॉन मार्केट इकोनॉमी, ये तीनों एक ही चीज है. इसमें स्टेट का लार्जर रोल होता है. ये जो कार्ल मार्क्स है 1818, मतलब 1800 तक का राज चला था एडम स्मिथ का, जो फादर का था, है ना. उसके बाद जो 1818 में के बाद से, जब से कार्ल मार्क्स आए, इन्होंने स्टेट इकोनॉमिक्स को और ज्यादा फ्लरिश करवाया, और पर्टिकुलरली 1917 के बाद से इसका रियल रूप दिखा, ठीक है ना. यूएसएसआर 1917 एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में 1949 के बाद ये एक्चुअल में दिखना चालू हुआ, ठीक है ना. सो देयर आर टू वर्जन ऑफ द स्टेट इकोनॉमी, जिसमें एक है यूएसएसआर का सोशलिस्ट मोड ऑफ द इकोनॉमी, सेकंड इज द कम्युनिस्ट मोड ऑफ द इकोनॉमी, जो 1985 के पहले का था, ठीक है ना. उसको हम लोग बोल रहे हैं कम्युनिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी. देयर आर टू वर्जन ऑफ द इकोनॉमिक्स. तो सोशलिस्ट एंड इसमें कम्युनिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें कलेक्टिव ओनरशिप होता है और यहाँ पे स्टेट ओनरशिप होता है. मतलब किसका, ऑल द 4 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन का इसमें कलेक्टिव ओनरशिप होता है. मींस एवरी इंडिविजुअल इज ओनर, है ना. फैक्ट्री आपकी भी है, इनकी भी फैक्ट्री है ना. सो देयर इज ए कलेक्टिव ओनरशिप एंड यहां पे तो है कि सारा चीज गवर्नमेंट का है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग लेबर, ठीक है, सारा चीज गवर्नमेंट का है. एंड एब्सोल्यूट पावर टू द स्टेट इन रनिंग द इकोनॉमी, कंप्लीट पावर इसका रहेगा. व्हाइल इन द सोशलिस्ट मोड ऑफ द इकोनॉमी मोस्ट ऑफ द पावर इज गवर्नमेंट के पास होता है, पर इट्स नॉट लाइक कि कंप्लीट पावर उसके पास होता है. इंडिविजुअल के पास भी कुछ प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स होते हैं, बट वो अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, ठीक. बट इट शुड नॉट बी फॉर द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन. तो ये हुआ कलेक्टिव ओनरशिप. तो मार्क्स जो उन्होंने सोशलिज्म को सोचा था कि ये कम्युनिज्म का अगला स्टेप, मिस सोशलिज्म का अगला स्टेप है, दैट इज कम्युनिज्म. कम्युनिज्म में इगलिटेरियन सोसाइटी, मतलब सबके पास सारा मिस इंडिविजुअल लेवल पे कोई रिच और पुअर नहीं होगा, ठीक है ना. बट इन रियलिटी सोशलिज्म कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाया कम्युनिज्म में. ये एक आइडियल फॉर्म ही रह गया, एक एब्सोल्यूट ही फॉर्म रह गया, उसके ऊपर में डेविएट होते रहा, ठीक है ना. सो इनविजिबल हैंड, जो सेल्फ करेक्शन इकोनॉमी जो एडम स्मिथ ने बोला था, उसको मेजर सेटबैक मिला था 1929 में. रीजन, बिकॉज ग्रेट डिप्रेशन हुआ था. ग्रेट डिप्रेशन मतलब उस समय काफी ज्यादा पूरे इकोनॉमी डिप्रेशन में चले गए थे. डिप्रेशन मतलब काफी ज्यादा निगेटिव ग्रोथ होने लग गया था, वी कैन से. तो स्मिथोनियन जो मैक्रो आइडियाज थे वो फर्स्ट टाइम फेल्ड हुए, बिकॉज इट वॉज फेल्ड टू चेक द क्राइसिस, ठीक है ना. सो वेन एवर देयर विल बी क्राइसिस, हम लोग फिर से दूसरे मोड पे स्विच करेंगे. तो यहां से एक फेलियर दिखा एक आपको मार्केट इकोनॉमीज का, ठीक है ना, और वहां पे उसका डाउन था. सो यू कैन सी हियर कि कौन कौन किस मोड पे काम करता है ना. यहाँ पे कंट्रीज का नाम भी दिया गया है. देखो कंपटीशन मीन्स यहाँ पे जो बोला जाए कि प्योर फ्री मार्केट में तो एग्जैक्टली नहीं है, बट थोड़ा सा उसके पास इंक्लाइन कौन सा है, यूएस जापान. और नॉर्थ कोरिया काफी कुछ इंक्लाइन है कम्युनिज्म के पास, और बाकी जो बीच में है जो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स के आसपास में इंक्लाइन है, ठीक है ना. तो कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म में डिफरेंस समझ आ गया. देखो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना. सो इसमें अगर जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है वो रेंट हो गया. जैसे एंटरप्रेन्योर ने लैंड को ये किया, लैंड को लिया, तो उसके पीछे उसको रेंट देना पड़ता होगा, है ना. या तो लैंड को परचेज किया, खरीदा, तो लोन को इंटरेस्ट में पे करना पड़ा होगा, और वो जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो उसको आप रेंट में काउंट कर सकते हो. और यू कैन अगर आप कैपिटल के हिसाब से सोचो तो उसका इंटरेस्ट में काउंट करना होता है. वो एंटरप्रेन्योर्स को वेजेस देना पड़ता है, वेजेस देना पड़ता है. एंटरप्रेन्योर को इंटरेस्ट देना पड़ता है, कैपिटल जो लिया है, लोन लिया है, उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट देना पड़ता है. और इसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसको शेयर करते हैं जिसके जो पार्टनर्स हैं,
है ना। तो इसका मॉनेटरी टर्म में ये आते हैं। और अपोजिट में देखा जाए तो लैंड के लिए लैंड होल्डर को मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेगा वेजेस, कैपिटल के हिसाब से देखा जाए जो बैंकर्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, दे विल बी गेटिंग इंटरेस्ट एंड द एंटरप्रेन्योर्स विल बी गेटिंग प्रॉफिट। सो राइट टू वेल्थ इज द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन ओनली, ठीक है ना। सोशलिज्म मोड में क्या होता है, लैंड तो क्या है, सारा तो गवर्नमेंट का है, तो रेंट इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, लेबर का जो वेजेस है इट इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, राइट टू वेल्थ इज विद द गवर्नमेंट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है ना। पहले तो प्राइमरीली गवर्नमेंट का होगा। सो यू कैन सी हियर, यही चीज को एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिया है, यू कैन अंडरस्टैंड हियर। Capitalism is the economic system where the means of the production is owned by the private individuals. Companies live by the profit motives. They exist to make money. And all companies have owners and managers. It is the government job by enforcing the laws and regulation to make sure there is a level playing field. मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट को वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन देखना है कि ऑल द कंपटीशन इज न्यूट्रल और नॉट, है ना। किसी तरीके से ऐसा तो नहीं कि कोई कार्टेलाइजेशन होता है, दैट्स द थिंग। एंड यही अपोजिट है, यू कैन रीड एट होम, उसको आराम से पढ़ के स्लाइड को पॉज करके यू कैन सी। नेक्स्ट इसी चीज को अगर मैं तीनों फॉर्म में मैंने अगर कर दिया तो बिजनेस ओनरशिप में, अगर बिजनेस ओनरशिप किसमें, कम्युनिज्म में किसके पास होता है, इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। सोशलिज्म में किसके पास होता है, इट इज ओन्स एंड ऑपरेट्स मेजर इंडस्ट्री, गवर्नमेंट उसको मेजर ऑपरेट करती है बट इंडिविजुअल के पास भी थोड़े थोड़े बिजनेस होते हैं। एंड कैपिटलिज्म मोड में क्या होता है, ऑल द सारा जो बिजनेस है सारे इंडिविजुअल के पास होता है। कंपटीशन इसमें नो कंपटीशन, रेस्ट्रिक्टेड कंपटीशन, इसमें कंपटीशन आर इनकरेज्ड, और कंपटीशन इनकरेज होता है इसलिए लोग अच्छे से प्रॉफिट लेके जाते हैं और इसलिए एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट यहाँ पे क्या है कि जहां पे भी गवर्नमेंट होता है नॉर्मली प्रॉफिट गवर्नमेंट एक ले जाती है, एंड दैट्स वाई प्रॉफिट जो स्मॉल बिजनेस है वही बस उन लोग अपने पास रखते हैं, बाकी बड़ा जो प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट लेके चले जाती है। प्रोडक्ट अवेलेबल एंड प्राइसेस, दिस देखो कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म में एक चीज होता है कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो पब्लिक है उसका नीड को के हिसाब से प्रोडक्शन करें, बट हियर गवर्नमेंट इज एज्यूम्ड इन बोथ ऑफ द केसेस, गवर्नमेंट इज एज्यूम्ड कि गवर्नमेंट को पता है पीपल का नीड, बट क्या ऑल द टाइम गवर्नमेंट को पीपल का नीड पता रहता है। सो दैट्स वाई समवेयर डाउन द लाइन यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस द एलिमेंट्स ऑफ द कैपिटलिज्म, सो दैट क्या है वैसा चीज भी प्रोड्यूस हो जिसका गवर्नमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन यहाँ पे लिमिटेड चॉइस होता है, सम चॉइसेस होता है, अनलिमिटेड चॉइस। रीजन क्या होता है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं इसमें तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। फाइन, सो दिस इस स्लाइड्स को अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हो कि जो अब नया अप्रोच आया, तीन अप्रोच के बाद न्यू अप्रोच हुआ 1936, क्यों 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद से एक सेटबैक हुआ, स्मिथ का अब एंड टाइम आ गया, ठीक है ना। अब उसने जाते जाते अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया केन्स को, ये हाइपोथेटिकल है, आई एम सेइंग कि केन्स इसके बाद इन्होंने अपना एक आर्टिकल निकाला जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। हियर ही हैज ओपाइंड दैट देयर इज अ इनविजिबल हैंड ब्रिंग्स इक्विलिब्रियम टू द इकोनॉमी बट स्ट्रैंगुलेटिंग द पुअर। इनविजिबल हैंड तो होता है बट क्या होता है इस कंडीशन में जो पुअर है वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में जो आउट हो जाता है, he will not be take care of himself, that's why government will have to come into the picture so as to ये strangulating ना हो पाए, उसको suffocation ना हो पाए। so there will be some people unemployed, ये जो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका टेक केयर करने के लिए कोई नहीं होगा। Why? Because they might be disabled, they might be economically mentally disabled हो सकते हैं, जिसके कारण से they are not at par with the competition, and once they are not on the competition they will be loosened out, और इसके कारण से उनके हंगर और पॉवर्टी को कौन देखेगा। एंड मोर पीपल ऑफ विल बी लाइक दिस, अगर ज्यादा कंपटीशन होते जाएगा तो ऐसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड होते जाएंगे, और ये अनएम्प्लॉयड का कॉस्ट मीन्स इनका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा। सो इकोनॉमी इवन ऑन द फुल पोटेंशियल ऑल्सो देयर विल बी सर्टेन अनएम्प्लॉयमेंट्स। तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा होते जाएगा तो फॉल इन डिमांड होगा बिकॉज दे डोंट हैव परचेसिंग पावर, एंड वंस दे आर नॉट हैविंग परचेसिंग पावर whole of the economy will come into recession, and also recession अगर prolong होता है that will come into depression if it is unchecked and it is not regulated by government, then it comes into depression। तो जैसे 1929 में डिप्रेशन आ गया था, that is because केनिस ने बोला कि ये जो इनविजिबल हैंड है वैसे काम नहीं कर रहा है, एक विजिबल हैंड चाहिए, है ना, ऐसे इनविजिबल हैंड से काम नहीं चलेगा। फाइन, एंड increase in the government expenditure at the time of the recession and depression will create
and boost the demand, and once the demand will be boosted up, again इकोनॉमी का जो साइकिल है that will again start running. So केनिस का जो पॉलिसी है उसको फॉलो किया गया एंड वो एक डिप्रेशन से इसको मूव आउट कर लिए. सो दैट्स द आइडिया ऑफ द केनिशियन इकोनॉमी. सो इसके हिसाब से केनिशियन इकोनॉमी के हिसाब से certain goods which should be dedicated as the public goods, government should start producing certain and supplying certain basic goods and services so that कभी भी क्राइसिस का सिचुएशन आया तो these public goods should be available at minimum cost and to guarantee minimum level of nutrition, healthcare, sanitation, education and social security. ये मिनिमम लेवल का प्रोवाइड करने के लिए इट इज रिक्वायर्ड कि केनेशियन इकोनॉमी होना चाहिए. तो यूरोप और अमेरिका लेटर ऑन तब क्या हुआ, सोशल सेक्टर पे फर्स्ट टाइम में धीरे से फोकस करना चालू कर दिया. फाइन. फिर इसके बाद होता है दिस इज मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी इसी चीज को रिडिफाइन करता जा रहा है. कैपिटलिज्म जो चलता जा रहा था उसमें मैंने प्लस कर दिया केनेस को, ठीक है ना. देन अब क्या हुआ, सम यूजफुल ट्रेड्स ऑफ द नॉन मार्केट इकोनॉमी. नॉन मार्केट मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या था, गवर्नमेंट रेगुलेटेड था. तो हम लोग इसी के तो जम्स उठा के ला रहे हैं किसमें, कैपिटलिस्ट पे, ठीक है ना. अब ये दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं जिसमें से मेजर पोर्शन कौन खाएगा, कैपिटलिस्ट, एंड थोड़ा बहुत जो बेसिक गुड्स हैं दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट. देन द इकोनॉमी व्हिच कम्स इनटू द पिक्चर इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको बोला जा रहा है स्टेट इकोनॉमी. और ये दोनों मिक्स होके मिक्स्ड इकोनॉमी बन रहे हैं. तो क्लासिकल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज चैलेंज्ड फर्स्ट टाइम. तो फर्स्ट टाइम स्मिथ का टाइम खत्म हो रहा है. तो इसको देख के एंथुसियास्ट हो गया कौन, ऑस्कर लैंग. एंड ही आल्सो सजेस्टेड टू द सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो सोशलिस्ट मोड पे चल रहे थे, जो स्टेट मोड पे चल रहे, स्टेट इकोनॉमी के मोड पे चल रहे थे. ही आस्क्ड दैट सर्टेन मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट इकोनॉमीज यू शुड बी फॉलोइंग, ठीक है ना, आपको फॉलो करना चाहिए मार्केट इकोनॉमिक्स का. तो इस कंडीशन में पर क्या था, देखो ये लोग थोड़ा सा डिक्टेटर टाइप के थे, अथॉरिटेरियन टाइप के थे. ये लोग इतना इजीली अडॉप्ट नहीं करते थे. बट कैपिटलिस्ट लोग इतना तेजी से क्यों अडॉप्ट कर पाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वेर फॉलोइंग द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे थे. तो दे वेर फ्लेक्सिबल और दे वेर फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट अ न्यू पॉलिसी, दैट्स व्हाई दे ग्रोन. बट सोशलिस्ट के मोड के साथ क्या हुआ, डिक्टेटरशिप आया था, ये ईगो पे लेते थे और वो चेंज नहीं किए. भले इसने ऑस्कर लैंग ने बोला कि प्लीज ऐड सर्टेन मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट इकोनॉमी, मतलब मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट का थोड़ा बहुत फीचर्स आपको भी रखना चाहिए. बट वो रजिस्ट किए और वो उसको नहीं फॉलो किए. बट लेटर ऑन देखो कि माओ जेडुंग के समय फर्स्ट टाइम ही वाज अगेंस्ट स्टेट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी. ये फर्स्ट टाइम स्टेट कंट्रोल के अगेंस्ट में था. दैट्स व्हेन 1985 में चाइना ने अनाउंस किया ओपन डोर पॉलिसी और वो मार्केट सोशलिज्म के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना. सो अब देख रहे हो कि देखो मार्केट में सोशलिस्ट के जम्स चले गए, है ना, बिकॉज ऑफ द केन्स, एंड सोशलिस्ट में मार्केट के जम्स हो गए बिकॉज ऑफ द सजेशन ऑफ द लैंग. We cannot say because of the suggestion of the Lang, but he has suggested. But after that, माओ जेडुंग के बाद से इसमें कुछ चेंजेस आए चाइना में. तो कौन, लैंग तो हंसेगा ही, है ना, ही विल लाफ बिकॉज आई हैड टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग. कब मैंने बताया था, कहां से, देखो ये 1904 में, 1930 के अराउंड में बताया होगा इसने, बट कोई फॉलो नहीं किया. 1985 में ऑटोमेटिकली इसको फॉलो करना पड़ेगा. सो ही वाज लाफिंग. सो मिक्स्ड इकोनॉमी, सोवियत यूनियन ने क्या हुआ, अब इसको देख के सोवियत यूनियन को भी जोश आया चाइना को देख के. बट ही वॉज वेरी मच अनप्रिपेयर्ड फॉर द ओपनिंग ऑफ द सेक्टर. उसने भी ट्राई किया मार्केट सोशलिज्म का, बट क्या हुआ, रिजल्टेड इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेशन स्टेट. अब क्या हुआ, ये डिजास्टर्स हुआ, एपिक फेल जिसको बोला जा रहा है ना, बिकॉज ये अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो बाहर की इकोनॉमी से आके आपके यहाँ जाके पूरे जो लोकल लेवल पे सारे इंडस्ट्रीज को हर्ट कर जाएंगे. दैट्स वाई आपको ग्रेजुअल लेवल पे जाना था, पर आप सडनली चले गए. सो दैट वाज द पॉलिटिकल फॉल आउट ऑफ एन इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट. देखो बहुत अच्छा वर्ड है, दैट इज अ पॉलिटिकल फॉल आउट ऑफ द इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट. अभी ब्राजील में सेम चीज हुआ था recently, and many of the countries you will find कि political fallout हो जाता है because of the economic mismanagement. अगर unemployment बढ़ जाएगा then there is a chances कि political fallout हो जाएगा. Fine. So mixed economy में यही चीज हुआ, ठीक है ना. तो सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया बिकॉज ऑफ दैट. सो डेवलपमेंट आफ्टर, देखो केनेशियन इकोनॉमी ने सजेस्ट तो कर दिया. अब 1980 के बाद क्या हुआ, धीरे से क्या हुआ, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और स्टेट इकोनॉमी कंप्लीटली प्योर फॉर्म में नहीं रह गया.
And even what has happened, World Bank also accepted the goodness and the need of the state intervention in the economy. अब पहली बार वर्ल्ड बैंक भी इसको एक्सेप्ट करने लगा. This was a turning point for the world economic thinking, as the World Bank and International Monetary Fund were the supporter of the free market economy. देखो अभी तक क्या था, ये लोग सपोर्टर थे फ्री मार्केट इकोनॉमी, मतलब नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. But first time World Bank is also suggesting that there should be intervention of the state. And once they are suggesting, तो एक नया दौर चालू होने वाला है. Now there is a judicious mix of the both, depending upon the socio-political economic situation of the economy. देखो ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली किसी चीज को एकदम से फॉलो कर लो. इट डिपेंड्स कि आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री कितना कैपेबल है वर्ल्ड के साथ कंपीट करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए. एट द सेम टाइम हाउ मच योर पीपल आर, बहुत ज्यादा कितना स्किल्ड है ताकि अब वो एम्प्लॉयड भी हो सके, है ना. सो दैट आप डिपेंड करता है कि आपका क्या कंडीशन है, उसके बेसिस पे यू विल हैव टू ओपन अप योर सेक्टर्स, है ना. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज टेकन ओवर वर्ल्ड इकोनॉमी, द ब्रांड ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी इट एडवोकेट्स, एंड मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द फ्री मार्केट इकोनॉमी. देखो अभी भी क्या है, फ्री मार्केट का ज्यादा वेटेज है एज कंपेयर टू मिक्स्ड का. मिक्स्ड में देखा जाए तो बैलेंस होना चाहिए था, पर क्या है, फ्री का ज्यादा रोल है. मतलब स्टेट जस्ट एक किसी काम के लिए या पब्लिक गुड्स के लिए रहेंगे, स्टेट का थोड़ा बहुत इंटरवेंशन रहेगा, अदरवाइज ये फ्री रहेंगे, फ्री मार्केट रहेंगे. WTO also suggests this one. So experts believe that shift could not take place in the time in India. इंडिया में क्या है, उस टाइम पे जब पूरे वर्ल्ड पे ये चल रहा था वो नहीं हो पाया. So क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज तो इसको फॉलो किए, बट इंडिया हैड टू फॉलो बिकॉज ऑफ द ऑब्लिगेशन आफ्टर 1991 एंड 1992. जब हमारा क्राइसिस आया, इकोनॉमिक सिचुएशन डाउन होने लगा, वी वर नॉट हैविंग मनी टू परचेस, इवन द 1 वीक का ऑयल को परचेस करने के लिए पैसे नहीं थे. दैट टाइम इट वाज द ऑब्लिगेशन बाय द IMF दैट विल हैव टू ओपन अप आवर सेक्टर. तो ये हमारे लिए बाय चॉइस नहीं आया. बाकी जितने ईस्ट एशियन इकोनॉमीज था, कोरिया था, कोरिया में कौन सा कोरिया, साउथ कोरिया ही होगा, है ना, जापान, ठीक है ना, ये लोगों ने फॉलो कर दिया और ये बाय चॉइस फॉलो किए. तो वो पोजीशन में थे, बट हम लोगों ने जब ओपन किया ऑब्लिगेशन में थे. दैट्स व्हाई वी आर नॉट वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बट हमारे पास पैसे नहीं थे, ठीक है ना. सो होल ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ एडवोकेटिंग फॉर द फ्री मार्केट, है ना. उसमें थोड़ा सा स्टेट के जर्म्स डाल दो, ठीक है ना. इवन ये जो जॉन विलियमसन यूएस इकोनॉमिस्ट ने 1989 में, ही हैज सजेस्टेड कि लैटिन अमेरिका में बहुत सारे क्राइसिस आए, एंड लैटिन अमेरिका में ये सारी चीज उसने, फिजिकल डिसिप्लिन, रीडायरेक्शन ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म, रेट जो होता है इंटरेस्ट रेट का लिबरलाइजेशन करना, कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट, ट्रेड लिबरलाइजेशन, मतलब काफी कुछ ये सारे चीज तो ओपन अप सेक्टर के लिए, है ना. ये सारे सेक्टर्स को ओपन करने के लिए. देखो प्रॉपर्टी राइट्स को क्या होता है कि बाहर की कंपनी आएगी, पर लोकल कंपनी अगर उसको कॉपी करने लगेंगे तो इनका तो प्रॉपर्टी राइट्स हर्ट हो जाएगा, बिकॉज बाहर से जो कंपनीज आ रही है, दे आर पुटिंग इन so much effort on the research and development. After that only they are coming to India, and once we are copying this thing, so until unless there is no intellectual property right mechanism and it is not being protected, they will not be encouraged to come in India, है ना. So ये सारा चीज आए, तो उसके साथ थोड़ा बहुत पब्लिक एक्सपेंडिचर आया. तो देखो मोस्ट ऑफ द चीज जो है ये फ्री इकोनॉमी का है, और कुछ जो है वो स्टेट इंटरवेंशन का है, ठीक है ना. फाइन. सो वॉशिंगटन कंसेंसस में दिस आर द थिंग्स 1989 में दिस हैज बीन इंप्लीमेंटेड ऑन दिस लैटिन अमेरिका, एकदम ब्लाइंडली इसको ये किया गया, ठीक है ना. तो जॉन विलियमसन थोड़ा सा दुखी हुए, बिकॉज इट इज अ सेट ऑफ द न्यू लिबरल पॉलिसीज दैट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द, ये कंट्रीज में वो इस तरीके से इम्पोज किया जा रहा था, रादर देन दे आर नॉट वेरी मच प्रिपेयर्ड. और ऑल द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस वर्ल्ड बैंक एंड IMF इसको रिकमेंड कर रहे थे, ठीक है ना, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए. सो दैट्स व्हाई जॉन विलियमसन वाज नॉट वेरी मच हैप्पी, बिकॉज ये नहीं चाहता था इस तरीके से फोर्सफुली किसी चीज को किया गया, ठीक है ना. और ये जो यही प्रिस्क्रिप्शन जो इंडिया में LPG रिफॉर्म बोला जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पूरे वर्ल्ड में ये स्टार्ट होने लगा, ठीक है ना. स्टेट का रोल को कम करना एंड प्राइवेट का रोल को बढ़ा देना. नेशन विच गेट डेवलपमेंट फंडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक और वेंट टू द IMF हैड टू एक्सेप्ट दिस न्यू लिबरल पॉलिसीज, ठीक है ना. इनको इसको फॉलो करना पड़ा, क्योंकि अगर उनको फंडिंग चाहिए IMF से, तो उनको ये सारा चीज को फॉलो करना पड़ेगा. अब देखो न्यू लिबरल जैसे ही आएगा तो एडम स्मिथ फिर से खुश हो जाएगा कि फिर से अगेन फ्री इकोनॉमी के लिए
सारे लोग एडवोकेट कर रहे हैं। और फ्री इकोनॉमी का जो मास्टर था, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मास्टर था, ही वॉज एडम स्मिथ। सो ही मेड अ लास्ट लाफ बिकॉज फर्स्ट टाइम अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्री मार्केट, लिबरलिज्म, है ना। बट इट इज द लिबरलिज्म विच हैज टेकन बर्थ, रीबर्थ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ न्यू लिबरलिज्म। इसमें बस क्या है, थोड़ा सा स्टेट के जम्स हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब बहुत ज्यादा मार्केट को फ्री करते जा रहे हो। अब क्या हुआ, अगेन 2007 टू 2009 देयर विल बी सब प्राइम क्राइसिस। जो ग्रेट रिसेशन जो हुआ, सब प्राइम क्राइसिस हुआ जो यूएस में एंड यूरोपियन नेशन में, अगेन विल हैव टू थिंक ऑफ वेदर वी आर डूइंग गुड बाय गिविंग मोर एंड मोर फ्रीडम टू द मार्केट। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि dependence on the market to correct growth and development may not sustain for the longer time. Now somewhere down the line government will have to focus on the public goods and we cannot reduce the interference of the government. So world might agree in the favor of the development state. अब देखो नया टर्म आ रहा है, डेवलपमेंट स्टेट। गवर्नमेंट को हमेशा से अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से निभाते रहना है डेवलपमेंट के लिए। अब जैसे ही सेटबैक आएगा एकदम फ्री इकोनॉमी को, तो फिर से कौन खुश होगा, दैट इज केन्स। भाई बिकॉज यही तो स्टार्ट में लाया था कि ये जो लेसिस फेयरेस था या इनविजिबल हैंड थे, इसके अगेंस्ट में स्टेट का इंटरवेंशन को वो सजेस्ट किया था। बट धीरे से स्टेट इंटरवेंशन को कम करते करते आप फ्री में चले गए, फ्री इकोनॉमी में। और उसके कारण से क्या हुआ, 2007 का सब प्राइम क्राइसिस आया। फिर से क्या हुआ, आप फिर से स्टेट के इंटरवेंशन पे आ गए, ठीक है ना। दैट्स वाई केन्स का फिर से अल्टीमेटली, अब देखोगे केन्स का जो आइडिया था, केनिशियन आइडिया, इंटरवेंशन स्टेट सीम्स अल्टीमेट अल्टरनेटिव, अब जो फॉलो कर रहे हैं सारे लोग यही फॉलो कर रहे हैं। इवन द यूएस नोबल जो इकोनॉमिस्ट जो पॉल क्रुगमैन है, उसने भी इसी चीज को फॉलो किया एंड द सेम थिंग हैज बीन फॉलोड बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे इन हिज 3 एरोज ऑफ एबोनॉमिक्स, ठीक है ना। सो बेसिकली देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। देयर आर द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में वेयर we are directly involved in the natural resources exploitation, in which agriculture, forestry, fishing, mining and the fuel, metals, ये सारे चीज किसमें आते हैं, प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक। सो सेकेंडरी सेक्टर फोकस करता है रॉ मटेरियल के बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है, इस पे फोकस करता है, लाइक बिस्किट्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, ये सेकेंडरी सेक्टर पे आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे आते हैं, ठीक है। टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर लाइक एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, दिस कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर्स, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में एग्री इकोनॉमी किसको बोला जाता है, वेयर द प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो सबसे ज्यादा 50% और मोर आर एम्प्लॉयड। अगर 50% से ज्यादा लोग लाइवलीहुड के लिए अगर किसी इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, देन दिस इज कॉल्ड एग्रेरियन इकोनॉमी। जैसे इंडिया में 18% शेयर है, बट 49% आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दिस एग्रीकल्चर। सेकंड है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज लाइक चाइना, ठीक है ना। थर्ड होता है सर्विस सेक्टर, सर्विस इकोनॉमी पे 50% से ज्यादा लोग अब सर्विस सेक्टर पे एम्प्लॉयड होते हैं। इंडिया में देखोगे धीरे से हम लोग इस पे स्विच करने वाले हैं। अगर इफ इट प्रोवाइड्स द लाइवलीहुड फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन द सर्विस सेक्टर, देन इट विल कम अंडर द सर्विस सेक्टर, सर्विस इकोनॉमी, ठीक है। सो वी हैव अंडरस्टूड द थिंग्स विच वी हैड टू कवर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, रियल फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या एडेप्टेशन है एंड डेवलपमेंट का क्या एडेप्टेशन है। ओके, थैंक यू।